हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपनी एनसीईआरटी क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं विद द सेम चैप्टर, दैट इज चैप्टर 11 पार्ट 2 के साथ, वाटर इन द एटमॉस्फेयर। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था अबाउट द प्रोसेसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, कि किस तरीके से हमारा जो कंडेंसेशन होता है वो किस तरीके से एटमॉस्फेयर से वाटर को खींचता है, और इवेपोरेशन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में वाटर को क्या करता है, ऐड करता है। फिर हमने कुछ डिफरेंट टाइप्स फॉर्म्स पढ़े, जैसे कि ड्यू है, फ्रॉस्ट है, फॉग मिस्ट है, या फिर हमने क्लाउड्स पढ़े, फिर हमने कुछ टाइप ऑफ क्लाउड्स भी पढ़े। ठीक है, तो ये सब चीज हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं, और 2 फिगर दी गई थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि आप जाके उनका आंसर मुझे दीजिए। तो कुछ लोगों ने मुझे आंसर दिया है, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। और लोग भी जाके उसको अटेम्प्ट कीजिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है और हम उसके साथ स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता देता हूं। वो इंपॉर्टेंट है कि अभी तक आप सिर्फ क्या कर रहे थे कि आप सिर्फ ये वीडियोस देख रहे थे, ओके, ओनली ऑन यूट्यूब पे देख रहे थे। अब आप क्या कर सकते हैं, नाउ ऑन द सेम टॉपिक विच यू आर रीडिंग थ्रू दीज वीडियोज, नाउ यू कैन अटेम्प्ट दी क्विजेस। ठीक है, अब आप क्विजेस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, या मैं कहूं कि टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। कहां जाके अटेम्प्ट करेंगे आप, चैप्टर वाइज, और ये क्विज आप अटेम्प्ट करेंगे हमारी ओकुल की वेबसाइट पे जाके, दैट इज ookul.co। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप जाइए, यहां पर आपको एक क्विजेस का सेक्शन दिखाई देगा, क्विजेस। ठीक है, इसमें अभी ज्योग्राफी के क्विजेस ऐड किए जा चुके हैं कुछ, आप जाके उन क्विजेस को अटेम्प्ट कीजिए, काफी अच्छे क्विजेस हैं। तो यही मैं बोल रहा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आप लोगों के लिए लाने वाले हैं, एक नया इनिशिएटिव है बाय ओकुल। तो ये इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है, प्लीज जाके उसको देखिए, उस क्विजेस को आप अटेम्प्ट कीजिए, और इन सारा चीज आपको किस तरीके से जाके एनरोल करना है और क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं, उसके लिए स्पेसिफिक एक वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको मिल जाएगा। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और जाके इस क्विज को आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा कि किस तरीके से ये क्विजेस आपको लग रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ओकुल आपके लिए धीमे धीमे नई नई चीजें लाते जा रहा है, हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, चीजों को लेकर हम एक स्टार्टिंग स्टेज में अभी हैं और चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज आप हमारा साथ देते रहिए इसी तरीके से। और मैंने आपको जैसे पहले भी बोला है कि प्लीज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और प्लीज जाके वेबसाइट पे ये क्विजेज आप जरूर अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आइए इस पार्ट को आगे कंप्लीट कर लेते हैं आज। तो इस पार्ट में हमने आज पढ़ना है अबाउट दी प्रेसिपिटेशन। ठीक है, देख लेते हैं क्या होती है प्रेसिपिटेशन। द प्रोसेस ऑफ continuous condensation in free air helps the condensed particles to grow in size। ठीक है, हमें पता है कि किस तरीके से जो फ्री एयर है वहां पर क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि अराउंड दी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होता है, जिससे हमारे डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कब हमारा क्लाउड्स बनते हैं, कब फॉग बनते हैं, कब मिस्ट बनते हैं। तो अगर उसी तरीके की प्रोसेस जो है, यानी कि कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस हो रही है, कहां पर, फ्री एयर में, तो उससे क्या होगा, जो कंडेंस्ड पार्टिकल्स हैं वो क्या होते जाएंगे, वो साइज में ग्रो करते जाएंगे। ठीक है, और when the resistance of the air fails to hold them against the force of gravity, they fall onto the earth's surface। यानी कि अब क्या होगा कि उनका साइज बड़ा होते जाएगा तो वो भारी होते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि जब एयर उनको होल्ड नहीं कर पाएगी, यानी कि जो एयर की रेजिस्टेंस है उनको होल्ड करने की वो खत्म हो जाएगी, वो अगेंस्ट दी ग्रेविटी से क्या होंगे, वो ग्रेविटी फोर्स से ज्यादा हैवी हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, तो देन दे फॉल ऑन टू द अर्थ्स सरफेस। ठीक है, so after the condensation of water vapor the release of moisture is known as precipitation। तो जो कंडेंसेशन हो रहा है वाटर वेपर का, उसके बाद जो उससे मॉइस्चर रिलीज होगा उसी को बोला जाएगा क्या, प्रेसिपिटेशन। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस कंडेंसेशन, कि जब आपका कंटिन्यूअस कंडेंसेशन होगा तो आपके जो वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स हैं, जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो वाटर वेपर को कैरी कर रहे हैं, वो ज्यादा भारी हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे, और एयर उनको क्या होगा कि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट उनको होल्ड नहीं कर पाएगी, और वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन अर्थ की सरफेस पर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जिस प्रेसिपिटेशन मे टेक प्लेस इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म, या तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा या फिर ये सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, द प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड रेनफॉल। यानी कि आपको पता है कि पानी, अगर जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है अगर वो पानी के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि लिक्विड वाटर के फॉर्म में आ रहा है, तो उसको बोला जाएगा रेनफॉल, यानी कि बारिश। ये आप सभी को पता है। और व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर जब आपका 0 डिग्री से कम है, तो प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होगा, प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ फाइन फ्लेक्स ऑफ स्नो।
ठीक है, और उसको क्या बोला जाएगा, स्नोफॉल। ठीक है, यानी कि उसको आप कहेंगे स्नोफॉल या बर्फबारी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मॉइस्चर इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि शेप क्या होता है, दैट इज योर हेक्सागोनल क्रिस्टल्स। तो ये हेक्सागोनल क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। These crystals form flakes of snow। ये जो क्रिस्टल्स हैं ये क्या बनाते हैं, स्नो के फ्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, बिसाइड्स रेन एंड स्नो, अब एक ये रेन है जिसमें यानी कि वाटर के फॉर्म में आ रहा है, लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, और एक जो फ्लेक्स के फॉर्म में आ रहा है जब टेम्परेचर 0 डिग्री से कम है तो वो है स्नो। ठीक है, इनके अलावा भी कुछ फॉर्म होते हैं जैसे कि है स्लीट एंड हेल। ठीक है, अभी ये देखते हैं आगे क्या होता है। दो द लेटर आर लिमिटेड इन अकरेंस एंड आर स्पोरेडिक इन बोथ टाइम एंड स्पेस। ठीक है, यानी कि जनरली क्या होता है कि ज्यादातर या तो स्नो होता है या फिर रेन होती है। ठीक है, ये जो स्लीट और हेल होते हैं ये स्पोरेडिक होते हैं बोथ टाइम एंड स्पेस। स्पोरेडिक का मतलब होता है इर्रेगुलर, यानी कि इनका कोई ऐसा नहीं है। जैसे बारिश का जनरली आपको पता है कि जब बारिश ज्यादा होती है, लेकिन ये जो हेल और स्लीट होते हैं ये ज्यादा नहीं होते। ठीक है, ये स्पेस में और टाइम में बहुत ज्यादा इर्रेगुलर होते हैं। आइए देख लेते हैं क्या होते हैं ये। देखिए, स्लीट इज फ्रोजन रेन ड्रॉप्स एंड रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर। ठीक है, ये फ्रोजन रेन ड्रॉप्स होती है, यानी कि जो बारिश की बूंदें जो जम जाती है उनको बोला जाता है स्लीट। एंड रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर, यानी कि जो स्नो वाटर है जब वो मेल्ट करेगा, जब बर्फ पिघलेगी तो वो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और फिर वो दोबारा अगर जम जाएगी तो उसको बोला जाएगा स्लीट। ठीक, व्हेन अ लेयर ऑफ एयर विद द टेम्परेचर अबव फ्रीजिंग पॉइंट ओवरलाइज अ सब फ्रीजिंग लेयर नियर द ग्राउंड, प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्लीट। तो स्लीट बनती कब है, देखिए जब आपकी कोई एयर है जिसका टेम्परेचर अबव फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा है, दैट ओवरलाइज अ सब फ्रीजिंग लेयर नियर द ग्राउंड, यानी कि नियर द ग्राउंड अगर कोई सब फ्रीजिंग लेयर है, यानी कि जिस ऐसी लेयर जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री से कम है। ठीक है, ये सब फ्रीजिंग लेयर का मतलब हुआ जिसका टेम्परेचर है लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि हमारी जो कोई इस तरीके की दो लेयर है, सपोज कीजिए यहां पर जो है वो टेम्परेचर आपका 0 डिग्री से कम होगा और यहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है, तो बनता है हमारा क्या, स्लीट। ठीक है, नेक्स्ट, रेन ड्रॉप्स विच लीव द वार्मर एयर एनकाउंटर द कोल्डर एयर बिलो। अब जो रेन ड्रॉप्स यहां से आ रही हैं, ये वाली एयर का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। तो रेन ड्रॉप्स जो यहां से आ रही हैं वो पहले इससे पास होंगी और फिर वो यहां से पास होंगी, यानी कि ये ठंडी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट दे सॉलिडिफाई एंड रीच द ग्राउंड एज स्मॉल पैलेट्स ऑफ आइस नॉट बिगर देन द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। क्योंकि नीचे वाली लेयर क्या है, ये लेयर जो है ये ठंडी लेयर है, दिस इज कोल्ड लेयर। तो ऊपर से जो रेन ड्रॉप्स आ रही हैं वो जब इसके कांटेक्ट में आएंगी तो वो यहां से क्या होंगी, वो जम जाएंगी, दे विल फ्रीज। ठीक है, लेकिन उनका जो साइज है वो उसी साइज का होगा जिस साइज की यहां से ये रेन ड्रॉप्स आ रही थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समटाइम्स drops of rain after being released from the clouds become solidified into small rounded solid pieces of ice and which reach the surface of the earth are called hailstones। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, इसको ओले बोलते हैं hailstones को। ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है कि जो ड्रॉप्स ऑफ रेन होती है, यानी कि जो बादल से निकल रही है कुछ बारिश की बूंदें, वो सॉलिडिफाई हो जाती है किसमें, इनटू स्मॉल राउंडेड सॉलिड पीस ऑफ आइस में। ठीक है, और वो अर्थ की सरफेस में आती है तो उनको बोला जाता है हेलस्टोन्स। एंड दे आर फॉर्म्ड बाय द रेन वाटर पासिंग थ्रू द कोल्डर लेयर्स, यानी कि जब रेन वाटर कोल्डर लेयर से पास होता है तब आपके फॉर्मेशन होता है हेलस्टोन्स का। ठीक है, हेलस्टोन्स हैव सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ आइस वन ओवर द अदर। इसमें हेलस्टोन्स में और स्लीट में क्या अंतर है ये आप समझ गए। हेलस्टोन्स में बेसिकली क्या है कि कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ आइस होती हैं, जबकि यहां पर क्या होता है कि ये जो है ये सॉलिडिफाई हो जाती है जो रेन ड्रॉप्स आ रही होती हैं। ठीक है, दैट इज योर स्लीट एंड दिस इज योर हेलस्टोन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में। क्या क्या है टाइप्स ऑफ रेनफॉल। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रेनफॉल में बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। 3 मेन टाइप्स में रेनफॉल को क्लासिफाई किया जाता है। पहली है द कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओके। सेकंड इज ओरोग्राफिक या उसको बोला जाता है रिलीफ रेनफॉल, और तीसरी है साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है, ये 3 नाम ध्यान रखेंगे आप, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक या रिलीफ, और साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं ये क्या है एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद कन्वेक्शनल रेन। द एयर ऑन बीइंग हीटेड बिकम्स लाइट
एंड राइजेज अप इन कन्वेक्शन करंट्स। हमें पता है कि जब एयर गर्म होगी तो वो क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है और वो ऊपर की तरफ को उठेगी एज कन्वेक्शन करंट्स। ठीक है, तो एज इट राइजेज इट एक्सपेंड्स। अब जब वो राइज कर रही है तो वो क्या होगी, एक्सपेंड करेगी एंड लूजेज हीट, और हीट छोड़ेगी। ठीक है, हीट लूज करेगी एंड कंसिक्वेंटली कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड क्यूमुलस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब आपको पता है कि क्यूमुलस क्लाउड्स क्या होते हैं, तो आप समझ जाइए जब कन्वेक्शनल रेन होती है तो वहां पर बनते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स। ठीक, विथ थंडर एंड लाइटनिंग हैवी रेनफॉल टेक्स प्लेस बट दिस डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। यानी कि इससे क्या होता है कि थंडर होता है, यानी कि गरज के साथ बारिश पड़ती है, लेकिन यह बारिश जो है बहुत देर तक नहीं रहती है। ठीक है, डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। सच रेन इज कॉमन इन दी समर, यानी कि गर्मियों में ये रेन जो है ज्यादा कॉमन होती है, या फिर हॉटर पार्ट ऑफ द डे, यानी कि जिस समय ज्यादा गर्मी है उस समय ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होगा कि जो राइजिंग ऑफ एयर है, कन्वेक्शन की वजह से जो राइजिंग ऑफ एयर है वो ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज वेरी कॉमन इन द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में ये ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में फिर से वही होगा कि टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, और दूसरा है एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पर्टिकुलरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में होगी, इसका ध्यान रखिएगा, इक्वेटोरियल रीजन में होगी, और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट में होगी, स्पेशली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक, ये आप समझ गए अबाउट द कन्वेक्शनल रेन। अगला देख लेते हैं, व्हाट इज योर ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन क्या होती है, देखिए, व्हेन द सैचुरेटेड एयर मास comes across a mountain, ठीक है, it is forced to ascend and as it rises it expands, the temperature falls and the moisture is condensed। ये मैंने आपको पिछले पार्ट में जैसे बताया था एक जगह पे, जहां पर मैं डिस्कस कर रहा था अबाउट द विंडवर्ड एंड द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको किस तरीके से बताया था कि अगर मान लीजिए ये कोई माउंटेन है और यहां से अगर विंड आ रही है तो वो यहां से क्या होगा कि ऐसे ऊपर को मूव करेगी। ठीक है, और ये वाली साइड को क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज योर विंडवर्ड साइड। ठीक, और यहां पर सारा का सारा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। उसके बाद जब वो एयर यहां से नीचे जाएगी तो उस पर मॉइस्चर नहीं होगा। ठीक है, जब हम माउंटेन ब्रीज और सी ब्रीज, माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज पढ़ रहे थे, वहां पर मैंने आपको ये चीजें बताई थी, माउंटेन विंड और वैली विंड के वहां पर। ठीक है, ध्यान कीजिएगा एक बार, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, इस रेन का चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ रेन इज दैट द विंडवर्ड स्लोप्स रिसीव ग्रेटर रेनफॉल। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूं कि किस तरीके से जो विंडवर्ड साइड है वो ज्यादा रेनफॉल होगा उसमें। आफ्टर गिविंग रेन ऑन द विंडवर्ड साइड, व्हेन दीज विंड्स रीच द अदर स्लोप दे डिसेंड एंड देयर टेम्परेचर राइजेस। ठीक है, तो जब ये विंडवर्ड साइड में रेन करती है ये वाली विंड्स, उसके बाद जब ये लीवर्ड साइड में जाती है, यानी कि अदर स्लोप जाती है जो कि लीवर्ड साइड है, ठीक है, तो वहां से ये डिसेंड करती है, यानी कि नीचे को जाती हैं, और उनका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। देन देयर कैपेसिटी टू टेक मॉइस्चर इंक्रीजेस एंड हेंस दीज लीवर्ड स्लोप रिमेन्स रेनलेस और ड्राई। ये मैं आपको बता चुका हूं सब चीजें पहले ही, आप अच्छे से चीजों को समझते हैं। ठीक है, द एरिया सिचुएटेड ऑन द लीवर्ड साइड विच गेट्स लेस रेनफॉल इज नोन एज द रेन शेडो एरिया। उस एरिया को बोला जाता है ऑन द लीवर्ड साइड जहां पर कम बारिश होती है, दैट इज नोन एज द रेन शेडो एरिया। ठीक है, और इसी तरीके की रेन को, यानी कि ओरोग्राफिक रेन को ही बोला जाता है क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज योर रिलीफ रेन। ठीक है, इसको बोला जाता है रिलीफ रेन। ठीक, नेक्स्ट है अबाउट द साइक्लोनिक रेन। तो साइक्लोनिक रेन के बारे में या साइक्लोन्स के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड द साइक्लोनिक रेन्स इन द चैप्टर 10। तो अगर आपने किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पिछले पार्ट में जाइए, पिछले वीडियोस को चेक कीजिए, जहां पर साइक्लोन्स लिखा गया है, साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, आप जाके उसको एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं जल्दी से। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। देखिए, डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल इन एयर एंड दैट टू इन डिफरेंट सीजन। ऑब्वियस ही बात है कि जो अर्थ की सरफेस है उस पर अलग अलग जगह पर, यानी कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है, और वो भी अलग अलग सीजन में, यानी कि हर सीजन में बराबर बारिश नहीं होती है। ठीक है, इन जनरल एज वी प्रोसीड फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, रेनफॉल गोज ऑन डिक्रीजिंग स्टेडीली। यानी कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ को जाते हैं तो बारिश क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, कोस्टल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड रिसीव ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेनफॉल देन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि कोस्टल रीजन्स में ज्यादा बारिश होती है एज कंपेयर टू योर इंटीरियर ऑफ द रीजन्स, क्योंकि कोस्टल एरियाज में क्या है कि मॉइस्चर ज्यादा होता है। ठीक,
the rainfall is more over the oceans than on the land masses of the world because of being great sources of water, यानी कि वही वहां से उसमें मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। Between the latitudes 35 degree and 40 degree north and south of the equator, the rain is heavier on the eastern coast and goes on decreasing towards the west, ठीक है। ये आप जो latitudes दिए गए हैं 35 and 40 degree north and south, 35 and 40 degree north and south जो है उस पर क्या है कि जो बारिश है वो ज्यादा होती है ऑन द ईस्टर्न साइड, ठीक है, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट पे बारिश ज्यादा होती है, यानी कि पूर्वी तट पे बारिश ज्यादा होती है, और जब आप वेस्ट की तरफ को जाएंगे तो वो डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन बिटवीन 45 डिग्री एंड 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ड्यू टू वेस्टर्लीज, अब यहां पर वेस्टर्लीज बहती है, ये आपको पता है, द रेनफॉल इज फर्स्ट रिसीव्ड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन, ठीक है, पहले वेस्टर्न साइड में होती है एंड देन इट गोज डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि कहां पर ईस्टर्न साइड में ज्यादा बारिश होती है और कहां पर वेस्टर्न साइड में ज्यादा बारिश होती है। वेयरएवर माउंटेन रन्स पैरेलल टू द कोस्ट, द रेन इज ग्रेटर ऑन द कोस्टल प्लेन ऑन द विंडवर्ड साइड एंड इट डिक्रीजेस टुवर्ड्स द लीवर्ड साइड। तो ये तो वही माउंटेन वाला ही कंसेप्ट है कि किस तरीके से विंडवर्ड साइड में ज्यादा होती है और लीवर्ड साइड में रेनफॉल कम होती है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ total amount of annual precipitation, major precipitation regimes of the world are identified as follows। तो क्या क्या है major precipitation regimes of the world, वो देख लेते हैं। देखिए पहला है the equatorial belt, the windward slopes of the mountains along the western coast in the cool temperate zone and the coastal areas of the monsoon land receive heavy rainfall of over 200 centimeter per annum। तो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है साल में, देख सकते हैं आप, द इक्वेटोरियल बेल्ट, द विंडवर्ड स्लोप ऑफ द माउंटेन्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, इन द कूल टेम्परेट जोन, ठीक है। अब ये कूल टेम्परेट जोन आपका ये वाला है जो आपको यहां पर लिखा गया है ऊपर, ये 45 से 65 डिग्री वाला, क्योंकि यहां पर वेस्टर्लीज होती है तो यानी कि वेस्टर्न साइड से बारिश ज्यादा होगी, पहली बात। और दूसरी बात है कि अगर माउंटेन का हम कंसेप्ट लेके चलेंगे तो विंडवर्ड स्लोप में ज्यादा होगी, ठीक है, इसीलिए विंडवर्ड स्लोप ऑफ द माउंटेन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट इन द कूल टेम्परेट जोन, ठीक है। और दूसरी बात है कि कोस्टल एरियाज में ज्यादा होगी ऑफ द मानसून लैंड रिसीव हैवी रेनफॉल, तो यहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है 200 सेंटीमीटर पर एनम से ज्यादा, ठीक। नेक्स्ट है इंटीरियर कॉन्टिनेंटल एरियाज रिसीव मॉडरेट रेनफॉल वेरिंग फ्रॉम 100 टू 200 सेंटीमीटर पर एनम, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल का अंदर का एरिया है, इंटीरियर है, वहां पर आपकी मॉडरेट रेनफॉल होती है 100 से 200 सेंटीमीटर पर ईयर या पर एनम, ठीक। द कोस्टल एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स रिसीव मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कॉन्टिनेंट्स में जो कोस्टल एरियाज हैं उनके वहां पर मॉडरेट रेनफॉल होती है, ठीक। Central part of the tropical land and the eastern and interior parts of the temperate lands receive rainfall varying between 50 to 100 centimeter। कहां पर? Central part of the tropical land पे, eastern and interior parts of the temperate land पे, ठीक है, वहां पर रेनफॉल कितनी होती है 50 to 100 सेंटीमीटर पर एनम, ठीक। एरिया लाइंग इन द रेन शेडो जोन, यानी कि आप कह सकते हैं जो लीवर्ड साइड है of the interior of the continents and high altitudes receive very low rainfall, ठीक है, वहां पर बहुत कम होती है, कितनी 50 सेंटीमीटर पर एनम से कम, ठीक है। Seasonal distribution of rainfall provides an important aspect to judge its effectiveness. In some regions, rainfall is distributed evenly throughout the year, such as in the equatorial belt and in the western parts of the cool temperate regions। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि जो बारिश है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग अमाउंट में होती है और वो सीजन्स के साथ भी चेंज कर सकती है, ठीक है। तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर रेनफॉल जो है वो काफी ज्यादा इवन है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, और वो क्या क्या है, जैसे कि इक्वेटोरियल बेल्ट और आप वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कूल टेम्परेट रीजन्स, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कूल टेम्परेट रीजन्स, यहां पर वेस्टर्लीज होने की वजह से जो बारिश है वो वेस्टर्न साइड में पहले होती है और ज्यादा होती है, ठीक है, और पूरा आप कह सकते हैं कि पूरे साल के दौरान वो जो बारिश है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, ठीक है। तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और प्लीज एक बार उस इनिशिएटिव के बारे में आपको फिर से मैं बता दूं, okul.co हमारी वेबसाइट है, इस पर जाके प्लीज क्विजेस अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आपको वहां पर आप जाके देखेंगे क्विजेस के नाम पर एक कोर्स बना हुआ है, ठीक है।
वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है कि किस तरीके से जाके आपको वो क्विजेज अटेम्प्ट करने हैं, और प्लीज जाके उन क्विजेज को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि किस तरीके से आपको वो क्विजेस का लेवल लगा, किस तरीके के आपको क्वेश्चंस लगे। बहुत छोटे छोटे क्विजेस हैं, ठीक है, बहुत कम कम क्वेश्चन के क्विजेस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके कंसेप्ट चेक करेंगे। तो प्लीज जाके आप वीडियो यहां से देख रहे हैं तो जाके साथ साथ अपनी तैयारी को एक इनहेंस करिए, एक अच्छा लेवल दीजिए, एक अपग्रेड कीजिए, ताकि आप साथ में क्वेश्चंस को अप्लाई भी कर सके कि आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले पार्ट में अगले चैप्टर के साथ। तो तब तक आप अगर हमको हमारे कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ बोलनी है, कुछ भी चीज़ आप हमें बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, या फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल, वेबसाइट के थ्रू भी, और आप हमसे हमारे ईमेल के थ्रू भी बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको कंटेंट मिलना अब शुरू हो रहा है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। टिल देन प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।